तो आज ये नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम पीरियोडिक टेबल का रिवीजन। और आज पहले हम पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज करवा देंगे, इसके तीनों सेक्शन एक साथ रिवाइज करवा देंगे, जिससे कल और परसों 2 दिन में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके इसको ख़त्म कर दें, है ना। तो सबसे पहले देखो कि हम इसमें हिस्ट्री की बात करते हैं। क्या बोलते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहली बात आती है डोब्रीनर्स ट्रायड्स की। ट्रायड मतलब ग्रुप ऑफ 3 एटम्स, ग्रुप ऑफ 3 एटम्स मतलब 3 एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स उन्होंने इस तरह से अरेंज किए कि उन ट्रायड्स में 3 ट्रायड्स उन्होंने बनाए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पहला ट्रायड था उनका, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम दूसरा ट्रायड था, तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 3 ट्रायड्स हमको यहाँ पे दिखाए हुए भी हैं। ये डोब्रीनर्स ट्रायड्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना। तो ये इनका क्या है कि जो ट्रायड्स हैं उनमें सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली बाकी दोनों का अरिथमेटिक मीन होता है, बाकी दोनों एटॉमिक मासेस का। जैसे कि हम कहते हैं सोडियम का, वेट अ मिनट, सोडियम का हम कहते हैं कि जो एटॉमिक मास है दैट इज 23U, है ना, 23U सोडियम का। सोडियम के ऊपर लिथियम है, इधर पोटेशियम है। लिथियम का एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली 7U, हाँ मतलब 6.9 समथिंग है, तो वो 7U हमने अप्रॉक्सीमेटली ले लिया। इसको 39U अगर ले लें तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा, 39 + 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी 46 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 23U। तो ट्रायड के जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों के एटॉमिक मासेस का अरिथमेटिक मीन था। द प्रॉब्लम वाज कि डोब्रीनर गेव ओनली 3 ट्रायड्स यानी ओनली 9 एलिमेंट्स। उसके अलावा उन्होंने कुछ और एलिमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया या वो नहीं कर पाए उस समय, हालांकि एलिमेंट्स कोई बहुत ज़्यादा थे नहीं, है ना, क्योंकि ये बात ही बहुत पुरानी हो गई। इन्होंने ईयर 1817 में ये बात बताई थी। हाँ, तो बहुत पुरानी बात हो गई। इन्होंने जब ये बताया था उस समय ज़्यादा एलिमेंट नहीं थे, लेकिन जो थे वो बड़े इम्पॉर्टेंट थे, जैसे कि ऑक्सीजन उस समय था या हाइड्रोजन था या कार्बन था। जो इम्पॉर्टेंट ये हैं एलिमेंट्स वो ही इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। दूसरा एक और लिमिटेशन था कि इन ट्रायड्स का आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। हाँ, जब हम हिस्ट्री में साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे तो उनके लिमिटेशन और स्ट्रेंथ दोनों की बात करेंगे, है ना। तो इस तरह से डोब्रीनर का जो क्लासिफिकेशन था वैसे तो वो काम नहीं आ रहा हमारे, लेकिन इट वाज इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने ये आइडिया दिया दूसरे साइंटिस्ट को कि देयर कैन बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द एटॉमिक मासेस एज वेल। इससे पहले ऐसा कोई सोचता नहीं था। तो उसके बाद, उसके काफ़ी बाद, मतलब इन द ईयर 1866 जॉन न्यूलैंड्स जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, उस समय तक जो मालूम थे लोगों को 56 एलिमेंट्स, वो उन्होंने हाइड्रोजन से लेकर के थोरियम तक जो उस समय पता थे उन सबको एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में लगाया। उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो ये कहता है कि आफ्टर एवरी 7 एलिमेंट्स इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, after every 7 elements the 8th element will repeat the properties of the first। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि लिथियम से हम शुरू करें, उस समय इनर्ट गैसेस नहीं थी, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ तक 7 हो गए। फ्लोरीन के बाद में जो 8th है
वो सोडियम है, एंड सोडियम की प्रॉपर्टीज़ लिथियम से रिजेंबल करती है, ठीक है ना। तो ये पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट इन्होंने दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ध्यान रखें, इट इज़ नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स the properties of lithium and sodium were found to be the same. Sodium is the 8th element after lithium. हाँ, इनर्ट गैस उस समय हीलियम, नियॉन, आर्गन थे नहीं। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर, द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स इज गिवन इन टेबल 5.3। अपन देख लेते हैं ना, ये आप नज़र रखें। अब इसमें हमको कुछ डिस्क्रिपेंसीज भी दिखेंगी और हमको यहाँ पे दिखाया जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। न्यूलैंड के सिस्टम की लिमिटेशंस क्या थी। लिमिटेशन नंबर 1 वाज कि ये कैल्शियम तक ही चला, यानी इट वाज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, उसके आगे नहीं चला। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, पहली बात। दूसरी बात, इट वाज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड, उस समय तक क्या है कि हमने जैसे बताया ना कि ओनली 56 एलिमेंट्स वर देयर, तो उन्होंने 56 एलिमेंट्स को बैक टू बैक अरेंज कर दिया जितना वो कर सकते थे अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्टेव्स। लेकिन उन्होंने इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि फ्यूचर में जब कोई नया एलिमेंट डिस्कवर किया जाएगा तो उसे कहाँ रखेंगे, उसके लिए कोई जगह उन्होंने छोड़ी नहीं। ये उनकी दूसरी लिमिटेशन थी। इट वाज अज्यूम्ड by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future. But later on several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves. हाँ, ये दूसरा लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन है बड़ा इम्पॉर्टेंट कि in order to fit elements into a table, Newlands adjusted 2 elements in the same slot but also put some unlike elements जो एक जैसे नहीं थे under the same note. Can you find examples of these forms in the table? देखें हमारे टेबल में हमको कोबाल्ट और निकल साथ साथ एक साथ रखे हुए दिख रहे हैं। हाँ, सेरिलियम और लेंथेनम साथ साथ रखा हुआ दिख रहा है। कोबाल्ट और निकल जो है वो बिल्कुल भी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे नहीं है, ये हेलोजेंस हैं, और कोबाल्ट और निकल जो है वो मेटल्स हैं। स्टिल वो साथ में रखे हैं, यानी अनलाइक सब्सटेंसेज आर पुट टुगेदर। यहाँ हमको दिख रहा है कि आयरन जो है वो सल्फर और ऑक्सीजन के साथ में रखा हुआ है। इसका मतलब आयरन को, जिसे कोबाल्ट और निकल के साथ में होना चाहिए था, वो कहीं और ही रखा हुआ है। ये यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि आपका जो मैंगनीज जो कि एक मेटल है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक के साथ में रखा हुआ है ना। मैंगनीज का इन सब की प्रॉपर्टीज से कोई लेना देना नहीं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं और जो आर्सेनिक है वो एक मेटेलॉइड है। तो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले सब एक दूसरे के साथ में रख दिए, तो ये उनकी लिमिटेशन है। फिर भी हम उनको क्यों याद करते हैं? हाँ, इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने हमको पीरियोडिसिटी का आइडिया दिया। उन्होंने आइडिया दिया कि एक सीक्वेंस में अगर एलिमेंट्स को रखा जाए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ में रिपीटेशन दिखाई देता है। हालांकि ये केवल कैल्शियम तक ही दिखाई दिया। फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो थी उसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली क्योंकि उन्होंने पीरियोडिक टेबल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और इस वजह से उनकी टेबल, जिसमें कि 63 एलिमेंट्स थे, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही। उन्होंने सबके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बना करके इस तरह से अपनी पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया। 1872 में, यानी कि न्यूलैंड के केवल 6 साल बाद ये इन्होंने प्रेजेंट किया। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन अ जर्मन जर्नल in 1872 in the formula for oxides and hydrates at the top of the columns उन्होंने रख दिया। और अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स उन्होंने एलिमेंट्स को रखा इस तरह से। उन्होंने खाली जगह भी छोड़ दी उन एलिमेंट्स के लिए जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले थे, है ना। जैसे कि स्कैंडियम को उन्होंने पहले ही बता दिया कि इसका नाम एका बोरॉन है। गैलियम को उन्होंने बता दिया कि इसका नाम एका एल्यूमिनियम है, या जर्मेनियम को उन्होंने बता दिया कि इसका नाम एका सिलिकॉन है। तो ये एक जैसे प्रॉपर्टी उन्होंने ना केवल ये बता दिया, ये पहले नहीं थे, मतलब पहले स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम ये तीनों थे ही नहीं। हाँ, इनकी जगह पर उन्होंने एका बोरॉन नाम से, रेस्पेक्टिवली एका एल्यूमिनियम नाम से और एका सिलिकॉन नाम से
एक सब्सटेंस का नाम लिख के रख दिया, और ना केवल नाम लिख के रख दिया बल्कि उसकी एक अप्रॉक्सीमेट उसका एटॉमिक मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी प्रिडिक्ट कर दी। तो दिस वाज द बिग अचीवमेंट बाय मेंडलीव कि जब ये एक्चुअली डिस्कवर हुए तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर थी, यानी स्कैंडियम बिल्कुल एका बोरॉन जैसा था, गैलियम काफ़ी हद तक एका एल्यूमिनियम जैसा था, और जर्मेनियम भी काफ़ी हद तक सिलिकॉन जैसा था। तो दिस इज कंसीडर्ड टू बी द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इनके पीरियोडिक टेबल की अचीवमेंट्स के बारे में और लिमिटेशन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अचीवमेंट्स में लिखते हैं कि कभी कभी उनको एक एलिमेंट को स्लाइटली ग्रेटर एटॉमिक मास वाले को बिफोर एन एलिमेंट विद अ स्लाइटली लोअर एटॉमिक मास भी रखना पड़ा। द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड। मेंडलीव ने कई बार सीक्वेंस को इन्वर्ट कर दिया सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर। इसको उसकी स्ट्रेंथ की तरह से लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 58.9 है अपीयर्ड बिफोर निकल जिसका 58.7 एटॉमिक मास है। तो ये उनकी स्ट्रेंथ में या अचीवमेंट्स में माना जाता है। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। Instead of looking upon these gaps as defects, Mendeleev boldly predicted the existence of some elements that had not been discovered at that time. Mendeleev named them by prefixing a Sanskrit numeral eka, eka means 1, to the name of preceding element in the same group. For instance, scandium, gallium and germanium discovered later have properties similar to eka boron, eka aluminium and eka silicon respectively. The properties of eka aluminium predicted by Mendeleev and those of the elements gallium which was discovered later and replaced eka aluminium are listed as follows. तो हम देख सकते हैं कि जो eka aluminium Mendeleev ने बताया था बिफोर द डिस्कवरी ऑफ गैलियम उसका एटॉमिक मास उन्होंने 68 बताया था जो 69.7 वेरी क्लोज टू इट निकला। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एग्जैक्टली वही है E2O3 उन्होंने बताया था या Ga2O3 है। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड भी वही होना है ECl3 और GaCl3 है ना। तो प्रॉपर्टीज वर वेरी क्लोज। देन दिस प्रोवाइड्स convincing evidence for both the correctness and usefulness of Mendeleev's periodic table. Further, it was the extraordinary success of Mendeleev's prediction that led chemists not only to accept his periodic table from the classification point of view, but also recognize him as the originator of the concept on which it is based. Noble gases like helium, neon, argon, krypton, radon, इस तरह की जो noble gases थी, they could be added to Mendeleev's periodic table without any alteration. कोई भी उसमें चेंज किए बिना जो बाद में डिस्कवर हुआ वो आराम से उसमें ऐड हो गया। तो these gases were discovered very late because they were inert, because they are very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. One of the strengths of Mendeleev's periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. ये भी स्ट्रेंथ हुई। लिमिटेशन देखे, लिमिटेशन नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, कंफ्यूजन था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ एल्कली मेटल्स। लाइक एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन combines with halogens, oxygen and sulfur to form compounds having similar formulae as shown in the example here. क्लोराइड्स हाइड्रोजन के वैसे ही हैं, ऑक्साइड वैसे ही हैं, सल्फाइड्स वैसे ही हैं जैसे सोडियम के हैं। तो एल्कली मेटल जैसे बिहेव करता है तो हाइड्रोजन का एल्कली मेटल्स के ऊपर रख देना यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के ऊपर रख देना लॉजिकल है। ऑन दी अदर हैंड जस्ट लाइक हैलोजेंस, हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं F2Cl2, Br2I2, वैसे हाइड्रोजन भी H2 होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है उसका। And it combines with metals and non-metals to form covalent compounds. ना कोवेलेंट कंपाउंड बनाने के लिए ये मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ में कंबाइन होता है। हेलोजेंस जो है हेलोजन के जैसे बिहेव करता है, मतलब क्योंकि ये है तो नॉन मेटल ही। सर्टेनली नो फिक्स पोजीशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन, ये इनका पहला प्रॉब्लम है।
in the periodic table. This was the first limitation of Mendeleev's periodic table. He could not assign a correct position to hydrogen on his table. Number 2, isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic classification of elements. Let us recall that isotopes of an element have similar chemical properties but different atomic masses. यानी उनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मासेस अलग अलग होते हैं. तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो पैटर्न है, दैट इज बेस्ड अपॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ओनली. दैट मीन्स ऑल द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट should have different place in the periodic table, because according to increasing order different atomic masses should be placed at different places. लेकिन it was never possible. तो इसका भी उस समय कोई आइडिया नहीं था. So thus isotopes of all elements posed a challenge to Mendeleev's periodic law. Another problem was that the atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next. मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सोडियम का एटॉमिक मास 23U, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसका एटॉमिक मास 24U. हाँ, नंबर सोडियम का एटॉमिक मास है, नंबर नहीं है ना. सोडियम का एटॉमिक मास 23U, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24U. और उसके इमीडिएटली आफ्टर जब एल्यूमिनियम आता है तो हम कहते हैं कि उसका एटॉमिक मास जो है वो 27U है. तो देयर इज़ अ गैप एंड वी कांट प्रिडिक्ट, वी हैव नो बेस जिसकी बेसिस पे हम बोल सकें कि बीच में कोई आएगा या नहीं आएगा. सो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ कन्फ्यूजन देयर. So it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when we consider the heavier elements. जैसे जैसे आगे जाते हैं और भी ज़्यादा गैप बढ़ते जाता है. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है? अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसको अगर हम देखें, इसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं. क्योंकि टेढ़ा तो अपन देख नहीं पाएंगे उसको, तो इसको ऐसे सीधा कर लो. ठीक है जी. अब देखो कि इसमें आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है केवल. हाँ, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी आपके सामने रखी हुई है, जैसी आपकी बुक में है, बुक से ही निकाली है इनफैक्ट मैंने आपके सामने. तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि देयर आर वर्टिकल columns known as groups and there are horizontal rows, they are known as periods. तो ग्रुप्स देखें पहले, there are 18 ग्रुप्स, यानी 18 वर्टिकल कॉलम्स. हाँ, हाइड्रोजन को अलग से जगह दे रखी है. दिस इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच सेज दैट, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था ना, क्योंकि इसलिए पीरियोडिक लॉ की बात हुई. क्या था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? that the properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. तो IUPAC की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई है विद द हेल्प ऑफ नील्स बोर, इस पीरियोडिक टेबल में जो फंडामेंटल है, बेसिक है, वो अब हो गया एटॉमिक नंबर. हेनरी मोजले ने ये बात बताई कि एटॉमिक नंबर शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एटॉमिक मासेस फॉर बेटर एक्यूरेसी. तो जब एटॉमिक नंबर यूज़ करने लग गए तो पीरियोडिक लॉ भी थोड़ा सा बदल गया. अब इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं. और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. हाँ, बात वही है, सारा का सारा लैंग्वेज वही है. प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. वहाँ पे एटॉमिक मासेस बोलते थे, यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स बोल रहे हैं. हाँ, तो इस तरह से हमने 18 ग्रुप्स बना लिए. वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल रोज जो है उनको हम पीरियड्स बोलते हैं. ये पीरियड्स जो है ये एक एक एटम के शेल को बिलोंग करती हैं, यानी KLMNO रेस्पेक्टिवली. यानी अगर हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट्स ही हैं तो उसके पीछे एक रीज़न है कि आउट ऑफ टोटल 118 एलिमेंट्स जितने भी हम अभी तक हैं हमारे पास में, है ना, इसमें तो कम दिखा रखे हैं, 114 ही दिखा रखे हैं, लेकिन 118 आपकी कई बुक्स में दिखेंगे आपको. तो अगर 118 में से केवल 2 ही एलिमेंट्स को हमने फर्स्ट पीरियड में रखने लायक समझा, तो उसके पीछे क्राइटेरिया क्या है? उसके पीछे क्राइटेरिया है उनका आउटरमोस्ट शेल. फर्स्ट पीरियड
पीरियड 1 के शेल, उसमें केवल आउटर मोस्ट शेल के शेल ही होता है। हाँ, एक ही शेल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ भी नहीं सकते, तो वो हीलियम में आ जाते हैं। नंबर 2 आउटर मोस्ट शेल एल, नंबर 3 आउटर मोस्ट शेल एम, नंबर 4 मतलब कि ये पीरियड नंबर 4 आउटर मोस्ट शेल एन। इस तरह से ये जितने भी दिख रहे हैं इन सबके आउटर मोस्ट शेल कॉमन है, इसलिए ये सेम पीरियड में आते हैं। तो सबसे ऊपर वाले पीरियड में केवल 2 ही एलिमेंट आते हैं, तो हम कहते हैं इसको वेरी शॉर्ट पीरियड। हाँ, और सबसे ऊपर वाला वेरी शॉर्ट पीरियड, उसके बाद वाला उसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं, तो हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। उसके नीचे वाला भी शॉर्ट पीरियड ही है, वेरी शॉर्ट। 2 वाला शॉर्ट 8 एलिमेंट्स वाला, उसके बाद ये 10 और ऐड हो गए, 18 हो गए, तो इसके बाद वाला 18 एलिमेंट्स वाला, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। इसके बाद वाला भी उतना ही है, तो लॉन्ग पीरियड। इसके बाद लेंथेनम आ गया। लेंथेनम के बाद से ये लेंथेनॉइड की सीरीज है जिसमें 14 एलिमेंट्स हैं। तो ये 14 एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे 57 और 72 के बीच में। हाँ, लेंथेनम और हैफनियम के बीच में ये 58 से लेकर के 71 तक आएंगे। और क्योंकि यहाँ पर इसको लगाने से पूरा डिस्टर्ब हो जाता, तो हमने इनको नीचे अलग से रख दिया। इनको लेंथेनाइड्स बोलते हैं क्योंकि लेंथेनम से शुरू हुआ है। इनको एक्टिनाइड्स बोलते हैं क्योंकि एक्टिनियम से शुरू हुआ है। तो इस तरह से करके इसमें 18 + 14 टोटल 32 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे वाले को हम इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। हाँ, यहाँ तो वाकई इनकम्प्लीट भी दिख रहा है। आजकल की जो नई बुक्स हैं उसमें तो ये पूरा भरा हुआ दिखता है ना। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स है। फिर उसके अलावा हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स दिख रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सब एल्कली मेटल्स हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम एंड रेडियम, ये सब एल्कली अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। फिर ये सब ग्रुप्स को हम बोरॉन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप रेस्पेक्टिवली बोलते हैं। ग्रुप नंबर 17 को सब सारे मेंबर्स को हेलोजन बोलते हैं। हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और बाद वाला तो आप जानते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब इनर्ट गैसेस के नाम हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हैं। स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये बात हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स वाला पूरा ये वाला जो सेक्शन है, इसको वर्ड बाय वर्ड रीड करो, और जो बात मैंने शॉर्ट में बताई है वो सारी यहीं पर है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्रेंड्स। हाँ, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम पीरियोडिसिटी भी बोलते हैं, कि व्हेन वी मूव इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द प्रॉपर्टीज चेंज, है ना। देयर इज सम change in the property seen in the elements. When we move from top to bottom in a group, then also the same thing. Many a times the properties are exactly the same, and many times there are some differences. तो जब हमसे बात की जाती है कि भाई इसके बारे में बात करो, एटॉमिक साइज के बारे में बात करो, तो हम कहते हैं कि when we move from left to right in a period, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे हम चलने लगे, तो when we move in a period from left to right, we see that the size of the atom gradually decreases. Why? Because with increase in atomic number, हमने उनको increasing order of atomic number में ही लगाया है। With increase in atomic number, the number of protons in the nucleus keep on increasing. हाँ, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ने लगता है। जब प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ने लगता है तो न्यूक्लियस का रिलेटिव पावर टू अट्रैक्ट द आउटरमोस्ट शेल भी बढ़ने लगता है, और आउटरमोस्ट शेल न्यूक्लियस की पावर बढ़ने के बाद खिंच करके अंदर की तरफ आएगा, तो एटम का साइज छोटा हो जाएगा। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वी सी दैट द साइज कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। ठीक है, जब हम
मेटालिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब हो गया द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल का ये डिफिनीशन भी है हमारा कि metals are those substances or those elements which have the tendency to lose electrons and make electropositive ions। कोई भी मेटल होगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है ना, ये बात हमको पता है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी से बोल सकते हैं। अब हम सोडियम के पीरियड में देखें तो थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम तीनों मेटल्स हैं। उसके बाद तो मेटलॉइड्स हैं और फिर नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स में अगर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ कंपेयर किया जाए तो सोडियम का आउटरमोस्ट शेल सबसे दूर है न्यूक्लियस से, यानी सबसे कम स्टेबल है इन तीनों में, या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसे कह ले। तो जब हम सोडियम की बात करेंगे, हाँ, कि सोडियम का साइज बड़ा, तो बड़ा साइज मतलब आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करना हो गया आसान, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और वो भी न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। मैग्नीशियम का साइज थोड़ा छोटा हो गया, न्यूक्लियस पास आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दें आउटरमोस्ट शेल से, डिफ़िकल्ट होगा कंपैरेटिवली, छोड़ देगा लेकिन एज़ कम्पेयर टू सोडियम डिफ़िकल्ट होगा। और एल्यूमिनियम के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, हाँ, कि अपने बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, इतनी एनर्जी भी लेनी पड़ेगी उनको, हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिमूव करवाना एल्यूमिनियम से इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, ज़्यादा होती है। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो कम हो जाती है। सबसे बड़े में सोडियम में ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम में कम होती है। जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा वैसे वैसे कम होती जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल बढ़ते जाएंगे तो भी कम होती जाएगी। ऊपर से नीचे इन अ ग्रुप व्हेन वी टॉक अबाउट मेटालिक प्रॉपर्टीज, तो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, 1 1 1 2 2 2 3 3, ये सब एक जैसे हैं। सो इफ यू कंपेयर द पैटर्न ऑफ रिलीजिंग द एटम्स, जितना बड़ा साइज होगा उतनी आसानी होगी। अगर हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम 3 एलिमेंट्स में कंपैरिजन करें तो साइज में पोटेशियम सबसे बड़ा है। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ये जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल सोडियम में सबसे ज़्यादा होगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में से पोटेशियम में सबसे ज़्यादा होगी। तो आउटर मोस्ट शेल में सोडियम में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है और पोटेशियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन ही है। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पोटेशियम के लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर है, ठीक है। और देखो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करेंगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी। आउटर मोस्ट शेल में अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे फ्लोरीन को चाहिए, क्लोरीन को चाहिए, ब्रोमीन को चाहिए, आयोडीन को चाहिए, तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन क्योंकि गेन करना आसान है, इसलिए उनके चांसेस अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में जिनको 2 या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं उनके कंपैरिजन में अच्छा हो जाता है इनके चांसेस, है ना। ये मतलब ज़्यादा आसानी के साथ में इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं जिनका साइज़ छोटा है और जिनको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लेना है। FCl BRI की बात कर रहे हैं हेलोजन की, तो हेलोजन में भी फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो बहुत आसानी से गेन कर लेता है। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने में ऑक्सीजन को कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम लगेगा और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने तो उसे भी कंपैरेटिवली टाइम लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना, लूज करना ही एक्चुअली केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन के दौरान हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो ये आपकी ये सारी बातें हो गई, इनको वर्ड बाय वर्ड एक बार पढ़ लो, कोई बात समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। What you have learnt, elements are classified on the basis of similarities in their properties
Dobereiner grouped the elements into triads and Newland gave the law of octaves. Mendeleev arranged the elements in increasing order of their atomic masses and according to their chemical properties. Mendeleev even predicted the existence of some yet to be discovered elements on the basis of gaps in his periodic table. Anomalies in arrangement of elements based on increasing atomic mass could be removed when the elements were arranged in order of increasing atomic number. A fundamental property of the element discovered by Moseley. एटॉमिक नंबर को मोज़ले ने, हेनरी मोज़ले ने सबसे पहले बताया. एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स. ये बात तो आपको पता चली गई है. एलिमेंट्स thus arranged show predictivity of properties including periodicity of properties including atomic size, valency and combining capacity and metallic and non-metallic characteristic. दो वर्ड बोले थे हमने पढ़ते पढ़ते. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी. दूसरा हमने एक और चीज़ बोली थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से अपने आउटरमोस्ट शेल में कंबाइन कर लेने की, अटैच कर लेने की प्रॉपर्टी है ना. तो ये बातें हैं. आयनाइजेशन एनर्जी की बात मेटल्स के केस में हुई थी. जब हम मेटल की रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे उस समय हम कह रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काम में आता है. तो ये आपका पूरा रिवीजन हो जाता है इसके साथ में. कल से हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप तैयार होकर के बैठना पेन पेपर लेकर के, जिससे कि जब भी कोई चीज़ आपसे पूछी जाए आप उसको पॉज करके पहले सॉल्यूशन लिखें उसका. यूटिलाइज इट प्रॉपरली. थैंक यू.